हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। आज इस वीडियो में संकल्प बैच के अंतर्गत हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एरो प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली टारगेट सीरीज के अंतर्गत टारगेट नंबर 22 को आज हम कवर करेंगे, जो कि 21 टारगेट आपको परसों दिया गया था और जिसमें मैंने एनवायरनमेंट और मॉडल हिस्ट्री को शुरू किया है, जिसमें थोड़े टॉपिक ज़्यादा दिए थे, इसलिए कल तक का और समय दे दिया गया था जिससे आप लोग बचे हुए टॉपिक्स भी कवर कर लो। क्योंकि यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो पूरी तरीके से 8 से 10 घंटे तैयारी कर पाते हैं, और कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी फॉलो कर रहे हैं इस टारगेट को जो या तो हाउसवाइफ के रूप में है या फिर साथ ही साथ प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में, जिनके पास केवल 4 से 5 घंटे का समय मिल पाता है। तो दोनों लोगों के हिसाब से जो है कि लिमिटेड टारगेट दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी टारगेट बड़े हो जाते हैं और उसमें थोड़ा समय लगता है, इसलिए कल टारगेट की क्लासेस नहीं आई थी। और आज हम लोग टारगेट नंबर 22 में जैव विविधता कवर करेंगे। सबसे पहले एनवायरनमेंट में तो आपको जैव विविधता के बारे में क्या पढ़ना है कि जैव विविधता की प्रवणता क्या होती है। अब प्रवणता का मतलब क्या होता है, अगर आप मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास कर रहे होंगे जो मॉर्निंग में आई है, जिसमें मैंने ऑलरेडी प्रवणता का एक शाब्दिक अर्थ होता है कि अंतर, इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में कहाँ कहाँ पे जो है कि जैव विविधता में अंतर देखने को मिलेगा, कैसे जो है कि जैव विविधता में वृद्धि होगी या कमी होगी, इसके बारे में डिस्कस करना है। दूसरा, हॉट स्पॉट जोन किसे कहते हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होते हैं जैव विविधता के हॉट स्पॉट वैश्विक स्तर पे और भारत में। जो भारत में 4 प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, उनकी लोकेशन क्या है और उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, क्यों हम उन्हें बाकी क्षेत्रों के बियॉन्ड जाके या बाकी क्षेत्रों से अलग हटके उन्हें हम हॉट स्पॉट का दर्जा देते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, जैव विविधता के ह्रास में क्या कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर काम कर रहे हैं, चाहे वो मानवीय हस्तक्षेप हो या प्राकृतिक हस्तक्षेप हो, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से जैव विविधता में ह्रास आ रहा है, कमी आ रही है, और जैव विविधता के संरक्षण करने के लिए क्या क्या ऐसे मेथड वैश्विक स्तर पर उपाए जा रहे हैं और भारत के स्तर पर क्या क्रियाविधि की जा रही है, चाहे वो आपकी नीतियों के माध्यम से हो, चाहे योजनाओं के माध्यम से हो या बजट के माध्यम से हो, या किसी भी प्रकार के वैश्विक स्तर पर सम्मेलन या WHO या UNO या वैश्विक संस्थाएं इसमें क्या क्या योगदान दे रही हैं। तो ये सभी चीजें आप लोगों को कवर करनी है। और लास्ट में आप लोग IUCN को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जैव विविधता में पौधे और पशु अर्थात पौधे और जंतुओं का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, और इनके बारे में रेड लिस्ट जो जारी करते हैं, रेड डाटा बुक के नाम से, वो IUCN जारी करता है। कौन कौन सी प्रजाति कौन कौन से क्षेत्र में कैसी स्थिति में है संकटापन्न के लिए। वहीं रामसर साइट की बात करेंगे, और भारत में अभी हाल ही में 80 रामसर साइट हो गई है, 82 ऐसी कुछ बढ़ चुकी है, इसको भी पढ़ना है। और UNO और इस तरीके के और भी जो संगठन आप पढ़ेंगे, उन चीज़ों को आप लोग कवर कर लेना। अर्थात बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करना है। सेकंड, आप पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैस और जलवायु परिवर्तन, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग को इम्पैक्ट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं, उनका जो प्रभाव है, इसके बारे में आपको सबसे पहले कारण पढ़ना है कि ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट जो होते हैं, अर्थात ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है कि उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, उनके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे जैविक घटकों पे, अजैविक घटकों पे, ह्यूमन बॉडीज पे, एनिमल बॉडीज पे, प्लांट पे, इनके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, और इनसे जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, और फिर जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव हो रहे हैं, जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लगातार जो है कि कह सकते हैं कि एक टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। जैसे अभी आप देखोगे कि 2024 का साल बहुत गर्म साल माना जा रहा है, अब तक में 52 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला गया था दिल्ली जैसे क्षेत्रों में, यानी लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ये सभी चीजें आपको कवर करनी है। साथ ही साथ सम्मेलन और भारत की योजना, या भारत ने भी कुछ कार्य योजनाएं बनाई हैं इसके बारे में, तो ये पढ़ना। तो आज आपको एनवायरनमेंट में 2 चैप्टर और पढ़ लेने हैं, फिर 2 से 3 चैप्टर्स और होंगे, उसके बाद आपका एनवायरनमेंट बेसिक लेवल पे जो स्टैटिक पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। सोर्सेज की बात करें तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि घटना चक्र अगर आप ठीक से पढ़ते हो, घटना चक्र पूर्वालोकन की सीरीज, और इसके साथ आप चाहे कोई सी भी एक बुक फॉलो कर सकते हो, चाहे वो महेश बड़वाल जी की बुक फॉलो कर लीजिए, या फिर आप चाहे तो परीक्षा वाणी की बुक फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई भी अच्छी बुक आपको मार्केट में मिल जाए, ठीक है। हालांकि यही 2-3 बुक्स हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको घटना चक्र पूर्वालोकन मिलेगा, बाकी एक बुक आप साथ में रख सकते हैं अपने पढ़ने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपको घटना चक्र पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे शॉर्ट नोट्स की क्लासेस देख सकते हो, और उसकी PDF से भी आप स्टडी कर सकते हो, जिससे कम समय में आपका तैयार हो सकेगा। इसके साथ आपको मॉडर्न हिस्ट्री की चीज़ों को कवर करना है। मॉडर्न हिस्ट्री की जो चीज़ें हैं उसमें अगर आप देखोगे तो महत्वपूर्ण अधिनियम मैंने कल दिए थे, और जो बचे हुए कुछ अधिनियम है महत्वपूर्ण, उसको कवर करना है। जैसे 1861 के अधिनियम के बारे में, जो गवर्नर जनरल को पहली बार जो है कि अध्यादेश जारी की शक्ति मिलती है, क्योंकि
1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, क्रांति हुई थी, उसके बाद ब्रिटिश शासन ने पूरी तरीके से भारत की व्यवस्था को अपने पास ले लिया और कंपनी के अधिनियम को धीरे धीरे कमजोर करके समाप्त कर दिया। 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम और 1919 अर्थात मार्ले मिंटो सुधार और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं उन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न आपके सीधे एग्जाम्स में आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री अभी आपका कम चल रहा है, क्योंकि एनवायरमेंट को अगले 3 लेक्चर में यानी 3 दिन के और डेली टारगेट में कंप्लीट कर दिया जाएगा। लगभग 25 टारगेट्स में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखोगे डेली रिवीजन बॉक्स की अगर हम बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको रिवीजन करना जनजातियों के बारे में, अपवाह तंत्र में आपको गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और दक्षिण भारत की नदियां पढ़नी है। इनकी सहायक नदियां, इनके नदियों में कौन कौन से जलप्रपात और झीलें हैं, ये सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। हालांकि इसके लिए मैंने ऑलरेडी सोर्सेज बता रखे थे जब डेली टारगेट्स देता था। करंट अफेयर्स में आपको मई 2024 का करंट अफेयर्स पढ़ना है, जिसमें आर्थिक घटनाक्रम, खेलकूद, पुरस्कार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय या जो कुछ भी बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेना। पीवाईक्यूज के रूप में अगर हम देखें तो अब मैं सीसेट के भी डेली टास्क दे रहा हूं, जिसमें यूपी पीसीएस पीवाईक्यूज की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने जीएस को कंप्लीट कर लिया था लगभग 2012 से लेकर 2023 तक का। आपको सीसेट 2023 और सीसेट 2022 में जो इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन के लगभग 20 से लेकर 25 जो प्रश्न आते हैं ना, 2023 के भी इतने प्रश्न हैं और 2022 में भी लगभग इतने ही प्रश्न थे। तो उनको आपको एक पुस्तक जो है, कोई सी भी ऑथेंटिक जो है कि पीवाईक्यूज आप ले सकते हैं और उसके माध्यम से सॉल्व करना शुरू करिए। अर्थात घटना चक्र का ले लीजिए या फिर यूथ पब्लिकेशन का, वहां पे उसके व्याख्या को पढ़िए, वहां पे उसके पैटर्न को समझिए, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे है ना, अगर आप एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाओ और गलतियां कर जाओगे, क्योंकि इसके बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं कम्युनिकेशन वाले जो रिपीट होते हैं। तो समय से पहले ही अगर हम इसे कंप्लीट कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को सीख भी पाओगे, इन चीज़ों में जो बेसिक रूल्स लगते हैं वो भी सीख पाओगे। ये सारी चीज़ें आपकी व्याख्या के अंतर्गत मिलेंगी। तो घटना चक्र सबसे बेस्ट है, आप इसे ले लेना पीवाईक्यूज के तौर पे। तो सीसेट के पेपर में 2023 में पूरा नहीं पढ़ना है, 2022 पूरा नहीं पढ़ना है, केवल उसमें इंटरपर्सनल स्किल के जो प्रश्न होते हैं अलग अलग करके दिए रहते हैं, खंडवार यानी कि सेक्शन वाइज दिए रहते हैं, आप उसे पढ़ लोगे। ठीक है, इतना ही आज आपका डेली टारगेट के अंतर्गत रहेगा। और फिर मिलते हैं कल हम लोग मॉर्निंग में वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास, इवनिंग में मॉडर्न एंशिएंट हिस्ट्री क्लास और शाम में आपको ये डेली टास्क है। ये 3 चीज़ें अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे कवर करते रहोगे तो आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी बहुत अच्छी लेवल पे कर ले जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।